Ji assalamu alaikum. I hope so you all are fine and safe. In today's lecture, we will study the defining of psychological disorders. The purpose of this chapter is to understand how, as a human being and individual, what type of disorders they have faced, और उन डिसऑर्डर्स की वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, और उनकी जो लिविंग स्टाइल है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आता है दैट इज़ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस टू अंडरस्टैंड एंड ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर इज़ नोन एज एबनॉर्मल साइकोलॉजी, कि जहाँ पे हम लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ योर एबनॉर्मल साइकोलॉजी। Comorbidity occurs when people who suffer from one disorder also suffer at the same time from an other disorder। बाज़ लोग क्या होता है, उनको एक डिसऑर्डर होता है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं उनको एंजाइटी भी होता है। अब एंजाइटी एक डिसऑर्डर है और उसके साथ उनको इंसोमनिया भी हो गया, मीन्स एक तो वो परेशान रहते हैं और उसके साथ उनको अब नींद भी नहीं आती। तो ये क्या आ गया? एट अ टाइम उनके साथ दो डिसऑर्डर आ गए। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी बेसिकली ये होती है कि इसमें हम देखते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसको समझते हैं कि उसके क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और उसको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। फिर हम जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की डिफ़ाइन करते हैं तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज़ अ क्लिनिकली रिकग्नाइजेबल सेट ऑफ सिम्टम्स ऑफ बिहेवियर एसोसिएटेड इन मोस्ट केसेस विद डिस्ट्रेस एंड विद इंटरफेरेंस विद पर्सनल फंक्शंस। एक क्या होता है कि वो चीज़ें जो आपके साथ लिंक करती हैं आपके पर्सनल फंक्शंस के ऊपर, प्लस आपके अंदर एक स्ट्रेस का एक फैक्टर है वो इंक्लूड हो जाता है। तो वो क्या है? आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, आपके ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जो आपके बिहेवियर जैसे शो हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके शो होता है कि ये बंदा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, ये स्ट्रेस में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जब स्ट्रेस में होंगे, या फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू और कुछ स्ट्रेस होता है तो आपके हाथ शिवर कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को खौफ होता है, अंधेरे का खौफ होता है, कुछ लोगों को ऊंचाई का खौफ। वो क्या है? ये तमाम आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पीछे बेसिस क्या है? तो हम उसको कहते हैं कि ये बेसिकली एक साइकोसोशल मॉडल एक है। अब इसमें वो कहते हैं कि आपके तीन फैक्टर्स हैं, जिसमें आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, आपके सोशल फैक्टर्स भी हैं और आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। अब जैसे क्या कहता है कि साइकोसोशल मॉडल जो है मेंटल डिसऑर्डर इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर दैट अज्यूम द डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। तो वो चीज़ें, अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आपके अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, आपके कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट्स हैं, स्मोकिंग है, लैक ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज है, ये तमाम आपकी साइकी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर कुछ आपके सोशल फैक्टर्स आए थे जिसमें आपका एजुकेशन है, स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, आपका फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके पूरा सोशल सपोर्ट्स हैं। फिर आपके बायोलॉजिकल, आपकी एज, आपके डिसीज़, आपके डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप डायबिटिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, फास्टिंग है, ब्लड ग्लूकोज है, बॉडी मास है, ये तमाम आपके जो आपकी बॉडी के साथ रिलेट कर रहे हैं वो आए। तो एक आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए, सोशल फैक्टर्स आ गए और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए कि साइकी आपके ऊपर किस तरह इम्पैक्ट कर रही है, सोशल किस तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं और आपके बायोलॉजिकल जो आपकी चीज़ें हैं वो किस तरह इम्पैक्ट कर रही हैं। जैसे उसमें अगर एग्जांपल दें कि आपके मूड डिसऑर्डर है, आपका जो मूड शिफ्ट आता है, मूड में चेंज आता है, वो उसमें क्या हो सकता है? कुछ आपके जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं सच एज हार्मोनल और न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, कुछ आपके थॉट पैटर्न, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो सकता है उसकी वजह से आपके पास, और कुछ आपका कि लोगों का बिहेव क्या है इन द सोशल एनवायरनमेंट, वो आपको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वो फैक्टर्स भी आपके डिसऑर्डर में आ जाते हैं। फिर आपके आता है कि आपके कौन से ऐसे हैं कि व्हाट मेक्स अ बिहेवियर एबनॉर्मल। तीन चीज़ें हो सकती हैं, डिवियंस हो सकता है, डिसफंक्शन हो सकता है या डिस्ट्रेस हो सकता है। अब सबसे पहले आ गया डिवियंस। अब डिवियंस क्या है? डिवियंस रेफर्स टू अ बिहेवियर दैट आर आउटसाइड द realm of societal expectations. For example, washing one hand is normal healthy activity, but it can be overdone by those with an obsessive compulsive disorder. डिवियंस क्या है कि आपके एक जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल एक बिहेवियर है वो तो ठीक है, लेकिन आप उस बिहेवियर से हट के कोई काम करें। फॉर एग्जांपल हाथ धोना अच्छी बात है, लेकिन एक बंदा हर टाइम हाथ धोता रहे, हर 5 मिनट बाद हाथ धोने लग जाए, हर 5 मिनट बाद हाथ धोने, अब वो क्या आ जाएगा? वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में चला गया, वो उस डिवियंस में आ गया कि वो जो एक्चुअली परफॉर्म करना चाहिए उससे डिविएट करके डिफरेंटली परफॉर्म कर रहा है। फिर आपके पास डिसफंक्शन। अब डिसफंक्शन क्या है? रेफर्स टू द एक्सटेंट to which the behavior causes an impairment in one
और मोर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, अब आपके क्या होता है कि इसमें क्या आ गया, आपकी जो फंक्शनिंग, आपके बिहेवियर जो है वो आपको डिविएट कर देता है आपकी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग से ऊपर। जैसे एन इंटेंस फेयर ऑफ स्पाइडर है, फॉर एग्जांपल, वुड नॉट बी कंसीडर एज साइकोलॉजिकल ऑर्डर अनलेस इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल लाइफ। आपको फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में या आपको कोई लोग होते हैं उनको किसी ना किसी चीज़ से खौफ होता है, फियर होता है, किसी को कैट से फियर होगा, किसी को डॉग से फियर होगा। अब अगर उस फियर का आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है, जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा तो वो आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो क्या आ गया, आपके पास एक डिसफंक्शन आ गई जिसकी वजह से आपके पास चीज़ें आ जाती है। देन हमारे पास आफ्टर डिसफंक्शन हमारे पास आता है डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस बेसिकली क्या है, डिस्ट्रेस रेफर टू द बिहेवियर कॉजिंग द इंडिविजुअल फिजिकल और इमोशनल हार्म। अब यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रेस में आपके एक फिजिकल आपके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है और आप इमोशनली आपके ऊपर है, जिसमें हम देखते हैं सुसाइड अटैम्प्ट्स हैं या रिपीटेड रिंगिंग एंड कॉल डिस्ट्रेस, आपको बार बार कोई आपको तंग कर रहा है तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो ये क्या है, आपकी डिस्ट्रेस की कंडीशन है। तो बेसिकली आपके पास तीन आ जाते हैं, डेविएंस है, डिसफंक्शन है और आपके पास डिस्ट्रेस है। देन आता है ये डायग्नोसिंग डिसऑर्डर जिसको हम DSM कहते हैं। अब ये बेसिकली क्या था, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन थी जिसने डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर, तो उसने बेसिकली हेल्प आउट किया था थेरेपिस्ट को, रिसर्चर्स को, ड्रग कंपनीज को, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को एंड पॉलिसी मेकर्स को इन यूनाइटेड स्टेट वेदर द बिहेवियर शुड बी कंसीडर अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई किया कि जो बिहेवियर्स हैं उनमें भी आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो बेसिकली प्रेजेंट करता था क्लिनिकल फीचर्स को, डेमोग्राफिक डाटा को और स्टैटिस्टिकल इमेज, तो आपके डेमोग्राफिक्स किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं, आपके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो आपके ऊपर किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं और आपके एक स्टैटिस्टिकल एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देन आता है कि हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या है, सबसे पहले एंजाइटी क्या है, एंजाइटी इज़ द नर्वसनेस और एगिटेशन दैट वी सम टाइम एक्सपीरियंस ऑफर अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको क्या क्विज़ है, तो क्विज़ में आपकी एक एंजाइटी होगी, यार क्विज़ कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा, उसमें क्या सवाल होगा। अब वो क्या है, एक एंजाइटी है। अब वो डिसऑर्डर कब बन जाता है कि जब एंजाइटी डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मार्क्ड बाय इरेशनल फियर्स ऑफन ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन। अब आप हर टाइम परेशान रहना शुरू कर दें, हर चीज़ से परेशान होना शुरू कर दें, तो वो क्या होगा, आपके पास एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आ जाएगा। एंजाइटी क्या, परेशान होता है इंसान, ये आपका एक नेचुरल फिनोमेना है, नर्वसनेस आती है, लेकिन हर टाइम ही आप नर्वसनेस रहें, हर टाइम ही आप उस चीज़ को सोचते रहें, डिस्टर्बेंस है, तो वो आपके पास एक डिसऑर्डर की फॉर्म में आ जाता है। फिर आता है आपके पास जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको हम गैड कहते हैं। अब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली क्या है, a psychological disorder diagnosed in a situation in which a person has been excessively worrying about money, health, work, family life or relationship for the last 6 months, even though he or she knows that the concerns are exaggerated, and when the anxiety causes significant distress and dysfunction। अब क्या हो गया, आपने हर टाइम सोचना शुरू कर दिया अपनी ज़िंदगी के बारे में, पैसों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, तो वो क्या हो गया, आपको एक ऐसी सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और डिस्फंक्शन में ले जाएगा जहाँ पे आपके जो बिहेवियर्स हैं वो चेंज होना शुरू। हमने कहा स्ट्रेस आपके जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होती हैं उनमें क्या होगा, डिविएंस होगी या डिस्फंक्शन होगा, डिस्ट्रेस होगा। तो जब आप गैड में आते हैं, जब आपके एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है। फिर आता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ गैड क्या है। गैड में आल्सो एक्सपीरियंस अ वैरायटी ऑफ फिजिकल सिम्टम्स इंक्लूडिंग इरिटेबिलिटी, स्लीप ट्रबल्स होंगे, डिफिकल्ट कंसंट्रेटिंग मसल आपके एच करना शुरू करेंगे, ट्रैम्बलिंग होगी, प्रेस्पिरेशन होगी, हॉट फ्लैशेज आएंगे। हॉट फ्लैशेज क्या होता है, एकदम आपको लगेगा कि आपको फीवर हो गया, फिर एकदम लगेगा फीवर नहीं है, तो वो क्या है, हॉट फ्लैशेज आना शुरू होते हैं। और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर मोस्ट लाइकली टू डेवलप बिटवीन द एजेस ऑफ 7 to 40 के दरमियान में होते हैं। लाइक सफर एंजाइटी स्ट्रगल, व्हाट इफ, फॉर एग्जांपल व्हाट इफ दिस हैपन, व्हाट इफ आई डिड दिस, व्हाट इफ आई एम अ बैड पर्सन, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये जो क्वेश्चन, ये बेसिकली कुछ फीचर्स हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि आपको एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स आ रहा है। फिर आते हैं आपके पास पैनिक डिसऑर्डर्स। अब पैनिक डिसऑर्डर्स क्या है, अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सडन अटैक ऑफ एंजाइटी एंड टेंशन। एक सडन यानी कि आपके पैनिक अटैक जो है सडन अटैक हो रहा होता है, नॉन एज पैनिक अटैक, दैट हैज लेड टू अ सिग्निफिकेंट बिहेवियर चेंज इन द पर्सन लाइफ, जो कि एक सिग्निफिकेंट चेंज लेके आता है। सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक क्या होते हैं, आपकी सांस उखड़ना शुरू हो जाती है, हार्ट की जो पल्पिटेशन है वो तेज़ हो जाती है, डिजीनेस होने चाहिए, आपको चोकिंग सेंसेशन आ जाती है, नोजिया। अब ये तमाम चीज़ें आपके क्या हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स की हैं।
देन आपके पास आते हैं सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या हैं। जो पैनिक अटैक है कैन ऑफन बी मिस्टेकन फॉर हार्ट अटैक और अदर सीरियस फिजिकल इलनेस। बाद दफ़ा हम हार्ट अटैक हो रहा तो हम कहते हैं कि आप पैनिक अटैक है, ऐसी कोई टेंशन की वजह से मेरा दिल में दर्द हो रहा होगा, एंड देन इमीडिएट एक्सपीरियंस देम टू गो टू हॉस्पिटल एंड इमरजेंसी रूम। समटाइम पैनिक अटैक may last as little as 1 or as much for 20 minutes, but they often peak and subsidize within about 10 minutes. उसके यहाँ से हो जाता है. Sufferers are often anxious because they fear that they will have another attack. फिर आपको होता है यार सर ये दोबारा भी हो सकता है. And they focus their attention on thoughts and images of their fear. अब उस खौफ में आप अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं. And becoming extremely sensitive to cues that signal the possibility of threat. तो ये तमाम फीचर्स आपके पास आ रहे होते हैं. And they being to avoid places where attacks have occurred. आप उस जगह पे जाना छोड़ देते हैं यहाँ पे आपको लगता है यार इस जगह पे जाऊँगा तो मुझे वजह होता है. कुछ लोगों को जैसे हाइट से डर लगता है तो वो एलिवेटर को यूज़ नहीं करेंगे, ड्राइविंग नहीं कर रहे होंगे पब्लिक प्लेसेस में. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अब वो अटैक जो आपने देख लिया अब आप दोबारा शायद हो सकता है गाड़ी ड्राइव ना करें क्योंकि आपको वो एक पैनिक अटैक की सिचुएशन हो सकती है. फिर आते हैं आपके पास फोबियाज. अब फोबिया क्या है? अ फोबिया इज़ अ स्पेसिफिक फियर ऑफ सर्टन ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी दैट एडवर्सली अफेक्ट एन इंडिविजुअल फंक्शनिंग. अब यहाँ पे क्या आ गया, आपके कुछ सर्टन ऑब्जेक्ट के साथ कुछ सिचुएशन के साथ आपके जहन के अंदर एक खौफ बैठ जाता है जो कि आपको आपकी इंडिविजुअल फंक्शनिंग के ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है. और ये कंडीशन आपकी 6 मंथ तक भी चल रही है. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन विद एन आर्कोफोबिया, fear of spiders, may refuse to enter a room until it has been checked thoroughly for spiders, or may refuse to vacation in the countryside because spiders may be there. अब वो क्या है, अब उसको अगर स्पाइडर से डर लगता है वो उस रूम में उस तक तो एंटर नहीं होगा जब तक स्पाइडर्स को वहाँ से ख़त्म ना किया जाए. अब ये क्या है, आपके डिफरेंट फोबियाज़ हैं. अब टाइप ऑफ फोबियाज़ क्या हो सकते हैं? कुछ स्पेसिफिक फोबियाज़ होते हैं लाइक स्पेसिफिक फोबियाज़ आर अनरीजनेबल फियर ऑफ अ क्लियरली आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक फोबिया इंक्लूड एनिमल, ब्लड, फ्लाइंग इन द प्लेन. और अब ये क्या है, आपके स्पेसिफिक फोबियाज़ हैं. कुछ लोगों को डॉग, मैं हूँ मुझे कहा ये अगर कैट है वो रूम के अंदर कैट है मुझे शायद उससे डर लग रहा, तो वो क्या है, स्पेसिफिक फोबिया है. जो सोशल फोबिया है आल्सो नोन एज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं विच इज़ एन एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट in social situation due to a fear of being negatively evaluated by others or humiliating oneself. तो आपको होता है जहाँ पे आपको कह सकते हैं कि आपको सिंगल आउट किया जा रहा होता है, आपको उसका डर होता है कि मुझे सिंगल आउट किया जाएगा, मुझे बुरा भला कहा जाएगा. अब आपको सोशल फोबियाज भी आपके पास आए थे कि मुझे सोशली शायद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इस वजह से. फिर आपके पास एगोरफोबिया आ जाता है जो डेफिनेटली एन एंजाइटी है अबाउट बीइंग इन प्लेसेस और सिचुएशन फ्रॉम विच एस्केप माइट बी डिफिकल्ट और इन विच हेल्प मे नॉट बी अवेलेबल. ऐसी जगह पे आप नहीं जाना पसंद करेंगे जहाँ से आपको निकलना मुश्किल हो, तो आपके वो एक फोबिया आपके माइंड में होता है. फिर उसके बाद आता है कि आपके पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. अब जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये भी आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है दैट इज़ डायग्नोज व्हेन इंडिविजुअली कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस डिस्ट्रेसिंग फ्राइटनिंग थॉट्स एंड दोज एंगेज इन रेपिटेटिव बिहेवियर. बार बार, जैसे हमने कहा बार बार हाथ धोना शुरू कर देंगे, वो क्या है आपका एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है. तो ऑब्सेशन बेसिकली क्या है, आपकी अनवांटेड डिस्ट्रेसिंग रेपिटेटिव थॉट्स हैं, और कंपल्शन क्या रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं एज अ वे टू रिड्यूस द एंजाइटी कॉज बाय द ऑब्सेशन. क्या आपको होता है कि यार मेरे शायद हाथों में कुछ लगे, आप बार बार हाथ धो रहे होंगे, तो वो क्या आपके पास ऑब्सेशन और उसके लिए कंपल्शन क्या हो गया, बार बार हाथ धोना, आप उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं. सिम्टम्स ऑफ OCD क्या आ जाते हैं जिसमें आप देखते हैं व्हेन ऑब्सेसिव थॉट्स आर सो डिस्टर्बिंग एंड द कंपल्सिव बिहेवियर आर सो टाइम कंज्यूमिंग दैट दे कॉज डिस्ट्रेस और इंटरफेरेंस विद फंक्शनिंग इन अ पर्सन एवरीडे लाइफ. अब बार बार हाथ धोने जाएंगे तो आपकी जो एवरीडे लाइफ है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होगा. वन रीजन फॉर रेपिटेशन इज दैट रिचुअल रिड्यूस एंजाइटी. दिस रिलीफ एक्ट एज ए रीइंफोर्सर. ठीक है, एन इंडिविजुअल विद OCD मे अवॉइड सर्टन प्लेसेस दैट ट्रिगर द ऑब्सेसिव थॉट. तो आप उस जगह से जाना अवॉइड करेंगे जहाँ पे आपको ये थॉट्स जो आएंगे या जो चीज़ है वो एग्रीवेट कर रही है. तो अभी जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कि बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या हैं. हमने देखा कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है. फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जो आपके मेन आते हैं क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं. डिवियंस आता है, डिसफंक्शन आता है, डिस्ट्रेस आता है. फिर हमने देखा कौन से आपके पास साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें एंजाइटी है, फोबियाज़ हैं, ठीक है, आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है.